फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन यानी कि संयोजक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होते हैं संयोजक, सबसे पहले यह समझते हैं। कंजंक्शन को हिंदी में संयोजक कहते हैं। कंजंक्शन द्वारा वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है। यहाँ हम कंजंक्शंस के प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 जो कि है कोरिलेटिव्स के लिए, आइए इसको देखते हैं। अंग्रेजी के कुछ कंजंक्शंस ऐसे हैं जो सदैव युग्म यानी कि पेयर बनाकर प्रयुक्त किए जाते हैं। इन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। ये कौन कौन से, आइए इनको देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये जोड़े में प्रयोग होते हैं, तो इसके कुछ उदाहरण हैं। आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, as much as well as, though yet, no sooner than, hardly, scarcely, when, before। उपयुक्त कोरिलेटिव सदैव जोड़े के साथ रहते हैं, अर्थात आइदर के साथ और का प्रयोग होगा, नाइदर के साथ नॉर का, तथा हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर का प्रयोग होगा। जैसे आइदर ही और शी विल कम, नाइदर यू नॉर आई वॉन्ट टू गो, हार्डली हैड ही रीच्ड व्हेन ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझें कि यहाँ पे उपयुक्त जितने भी वाक्य हो सब क्या हैं, शुद्ध हैं, क्योंकि प्रत्येक में सही कोरिलेटिव का प्रयोग हुआ है। यदि हम उपयुक्त में से दूसरे वाक्य को इस प्रकार लिखें, कैसे लिखें, नाइदर यू और आई वॉन्ट टू गो, तो यह वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध होगा, क्योंकि यहाँ नाइदर के साथ और का प्रयोग किया गया है, जबकि नाइदर के साथ सदैव किसका प्रयोग होता है, नॉर का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रूल नंबर 1। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। ये है पोजीशन ऑफ कोरिलेटिव्स के बारे में। कोरिलेटिव्स का प्रयोग करते समय वाक्य में इनके स्थान यानी कि पोजीशन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इनमें से एक भाग जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले प्रयुक्त होगा, तो दूसरा भाग उसी पार्ट ऑफ स्पीच के क्या बोलते हैं, पहले प्रयुक्त होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इनमें से एक भाग जिस पार्ट ऑफ स्पीच के पहले प्रयुक्त होगा, दूसरा भाग भी उसी पार्ट ऑफ स्पीच के पहले प्रयुक्त होगा। अब इसे आप एक उदाहरण से समझें। जैसे कि हमारा कोरिलेटिव है नाइदर और नॉर। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे प्रयोग करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आपका जो नाइदर है, नाइदर यदि नाउन के पहले प्रयुक्त होगा तो नॉर भी नाउन के पहले ही प्रयुक्त होगा। जैसे देखिए, आई सॉ नाइदर ही नॉर शी, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, नाइदर प्रोनाउन ही के पूर्व प्रयुक्त हुआ है, तो नॉर भी प्रोनाउन शी के ही पूर्व प्रयुक्त हुआ है। दूसरा वाक्य ले लेते हैं। देखिए, अब हमने दूसरा वाक्य लिया है, इसमें क्या लिखा, आई नाइदर सॉ ही नॉर शी। यह वाक्य क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि इस वाक्य में नाइदर नॉर का प्रथम भाग नाइदर वर्ब यानी कि सॉ के पहले प्रयुक्त हुआ है, जबकि दूसरा भाग नॉर यानी नॉर प्रोनाउन शी के पहले प्रयुक्त हुआ है। ठीक, अब एक और उदाहरण देखिए, ही नॉट ओनली गेव मी अ पेन बट ऑल्सो अ बुक। यह वाक्य भी क्या है, अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो कोरिलेटिव है नॉट ओनली बट ऑल्सो का एक भाग नॉट ओनली वर्ब के पहले प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, जबकि जो यहाँ पे दूसरा भाग है बट ऑल्सो आर्टिकल ए के पूर्व प्रयुक्त हुआ है। इस वाक्य को थोड़े परिवर्तन के साथ निम्नलिखित रूप में शुद्ध बनाया जा सकता है। कैसे, ही गेव मी नॉट ओनली अ बुक बट ऑल्सो अ पेन। क्लियर है, मतलब हमने इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया तो ये हमारा सही हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि कोरिलेटिव मीन्स जो आपके कंजंक्शन है जो जोड़े में होते हैं उन्हें हम कोरिलेटिव बोलते हैं। तो पहला कोरिलेटिव अगर नाउन के साथ प्रयोग हो रहा है तो दूसरा कोरिलेटिव भी नाउन के साथ ही प्रयोग होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की ओर। ठीक है, रूल नंबर 3 पे अब हम लोग आ गए हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, आइए इसको समझते हैं। रूल नंबर 3 आपका कहता है आइदर एवं आइदर और नाइदर एवं नाइदर और के बारे में। आइदर एवं नाइदर स्वतंत्र रूप से में प्रोनाउन या एडजेक्टिव की तरह प्रयुक्त होते हैं, परंतु जब इनके साथ और या नॉट जुड़ जाता है तब ये कंजंक्शन बन जाते हैं। प्रोनाउन या एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होने पर आइदर या नाइदर केवल 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस बात को ध्यान दें, आइदर या नाइदर जब ये प्रोनाउन या एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होते हैं तो सिर्फ 2 लोगों के प्रयुक्त होते हैं। प्रोनाउन या एडजेक्टिव के रूप में आइदर का अर्थ होता है वन ऑफ द टू
तथा नाइदर का अर्थ होता है नन ऑफ द टू। लेकिन कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त होने पर आइदर और या नाइदर नॉर, हाँ तो मैं क्या बता रही थी कि कंजंक्शन के रूप में आइदर और या नाइदर नॉर के द्वारा दो से अधिक नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब को भी जोड़ा जा सकता है। मतलब यहाँ पे जब ये कंजंक्शन बन जाता है तो दो की बाध्यता नहीं रह जाती। जैसे नाइदर फिश नॉर फ्लैश नॉर फाउल, आइदर यू और हर, आइदर यू और हर और आए। उपयुक्त वाक्यों में नाइदर नॉर नॉर तथा आइदर और के द्वारा दो से अधिक नाउन प्रोनाउन को जोड़ा गया है और ये वाक्य क्या हैं, शुद्ध हैं शुद्ध हैं शुद्ध हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जब नाइदर और आइदर आपके प्रोनाउन या एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा तो अधिकतम दो लोगों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जब भी ये कंजंक्शन बन जाता है, मीन्स कोरिलेटिव बन जाता है, तब यह आपके दो से ज़्यादा लोगों के लिए या चीज़ों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है नो नॉट नेवर एज कंजंक्शन। नो नॉट नेवर के द्वारा यदि कोई वाक्य जोड़ा जाता है तो इनके बाद दूसरे जोड़े के रूप में और का प्रयोग किया जाता है, नॉर का नहीं। जैसे आई हैव नो पेन और पेंसिल, ही नेवर स्लीप्स और सिट्स। इस बात को ध्यान रखें, नो नॉट नेवर के साथ हमेशा क्या जोड़ा जाएगा, और, ना कि नॉट। फिर है हमारा रूल नंबर 5 अदर एवं ब्रदर के लिए, इसको देखते हैं। रूल नंबर 5 हमारा कहता है अदर एवं ब्रदर के साथ सदैव देन का प्रयोग होता है, टू या बट का नहीं। तो ध्यान रखें, टू या बट का नहीं। जैसे ही इज़ नो अदर देन माई फ्रेंड। अगला है हमारा रूल नंबर 6, ये कहता है एज, जस्ट एज या लाइक। इसमें से प्रत्येक का अर्थ होता है जैसे या समान, परंतु अंतर क्या है, एज या जस्ट एज के साथ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू आर लाइक मी, जैसे यू आर लाइक मी। क्लियर? ही इज एज गुड एज आई। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ तो जैसे मैंने आपको बताया यू आर लाइक मी, ही इज एज गुड एज आई। जस्ट एज का प्रयोग पास्ट टेंस के साथ किया जाता है। ध्यान रखें, जस्ट एज का प्रयोग पास्ट टेंस के साथ किया जाता है। नोट समझ लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, यदि एज वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो एज के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन सदैव ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। जैसे राम लव्स हर एज मच एज मी। ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है हाउ एवर और बट के बारे में। यह कहता है हाउ एवर एवं बट का दोनों का ही अर्थ होता है लेकिन, परंतु किसी वाक्य में दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक साथ नहीं कर सकते, अलग अलग कर सकते हैं। फिर है रूल आपका अनटिल और अनलेस, यानी कि रूल नंबर 8। अनटिल का अर्थ होता है जब तक कि नहीं, यह समय का बोध कराता है, किसका, टाइम का। अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, इससे शर्त यानी कि कंडीशन का बोध होता है। ये दोनों ही निगेटिव सेंस का बोध कराते हैं। किस सेंस का बोध कराते हैं? निगेटिव सेंस का बोध कराते हैं। अतः इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ तो देखिए, जैसे इसका उदाहरण क्या है, आई विल नॉट गो अनटिल यू कम बैक। अगला सेंटेंस है यू विल नॉट गेट थ्रू इन द एग्जाम अनलेस यू लेबर हार्ड। I will not go unless you do not come back। ठीक? You will not get through in the exam until you do not labor hard। अब उपरोक्त में जो फर्स्ट और सेकंड, प्रथम और द्वितीय वाक्य हैं वो हैं शुद्ध हैं। क्यों शुद्ध हैं? क्योंकि उसमें समय का बोध कराने के लिए until का प्रयोग किया गया है तथा शर्त का बोध कराने के लिए अनलेस का प्रयोग किया गया। लेकिन जो तृतीय और चतुर्थ है, मतलब थर्ड और जो फोर्थ सेंटेंस है, जिसमें कि आपने क्या किया है, जिसमें आपने अनलेस और अनटिल के साथ डू नॉट का प्रयोग किया, जिससे वाक्य में डबल निगेटिव दोष आ गया है, तो ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। ठीक है। अब है रूल नंबर 9 और एल्स से रिलेटेड। कंजंक्शन के रूप में और का अर्थ होता है नहीं तो, और एल्स का प्रयोग नहीं तो पर विशेष जोर देने के लिए किया जाता है। ठीक है, मीन्स और मतलब हुआ नहीं तो, लेकिन अगर नहीं तो पे और जोर देना है तो हम क्या कहेंगे,
और एल्स, क्या कहेंगे, और एल्स। जैसे गो इनसाइड द रूम और यू विल कैच कोल्ड, मीन्स कमरे के अंदर जाओ नहीं तो आपको जुकाम हो जाएगा। अब क्या है, गो इनसाइड द रूम एल्स यू विल कैच कोल्ड। तो ये जो सेकेंड सेंटेंस है इसमें ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है, मीन्स ज़्यादा दबाव के साथ कहा जा रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा रूल है रूल नंबर 10, ये है एज इफ़ या एज दो से रिलेटेड। इन दोनों से कल्पना का बोध होता है, इमेजिनेशन का, मानो की, मीन्स हम लेटर्स अज्यूम करते हैं मैथ में वही। और इनका प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस के साथ होता है, फ्यूचर या प्रेजेंट के साथ नहीं। ही वर्क्स एज इफ़ ही वर अ रोबोट, मीन्स वो ऐसे काम करता था जैसे कि वो रोबोट था। आई फील एज दो आई वर स्प्लिट इनटू टू, मतलब कि मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मैं दो में बट गई हूँ, ठीक है। उपरोक्त वाक्यों में एज और इफ़, एज इफ़ या एज दो का प्रयोग क्या है, शुद्ध है। अब यहाँ पे नोट एक समझ लीजिए क्या है। नोट में सिर्फ इतनी सी बात है जो मतलब पॉइंटर है आप लोगों को ध्यान रखने के लिए, क्या, एज इफ़ या एज दो के साथ फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस का प्रयोग शुद्ध माना जा सकता है। शुद्ध माना जा सकता है कब, जब कल्पना की मात्रा अत्यंत कम हो, बहुत ही कम हो। जैसे ही लुक्स एज इफ ही इज़ मैड, ठीक है, मीन्स बहुत स्लाइट टाइम के लिए अगर हम कह रहे हैं तो इसे हम प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है आपका रूल नंबर 11, दैट के बारे में हम बात करें। दैट का प्रयोग, दैट का प्रयोग सदैव इनडायरेक्ट नरेशन में होता है। जैसे राम सेड दैट ही वुड गो, राम सेड दैट आई शैल गो। ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं, ठीक है। अब ये जो दो सेंटेंस आपके सामने हैं इनमें क्या डिफरेंस है इसको समझें। उपरोक्त वाक्यों में प्रथम वाक्य में दैट का प्रयोग क्या है, शुद्ध है, क्योंकि यह इनडायरेक्ट नरेशन में है। और दूसरा वाक्य क्या है, अशुद्ध है। और समझिए, दैट के बाद इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं पे ध्यान दें। दैट के बाद आने वाले क्लॉज का टेंस दैट के पहले आने वाले क्लॉज के टेंस के अनुसार निर्धारित होता है। मीन्स क्या हुआ कि यदि दैट के पहले आने वाला क्लॉज पास्ट टेंस में है तो दैट के जो बाद में क्लॉज आएगा वो भी किस में होगा, पास्ट टेंस में ही होगा। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने, ही सेड दैट ही वुड नॉट कम। तो यहाँ पे दैट के बाद आने वाला प्रोनाउन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियमों के आधार पर होता है। बिलीव, प्रिज्यूम, सपोज, होप, थिंक के बाद दैट का प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि दैट इसमें छिपा रहता है। जैसे आई थिंक ही विल कम, आप ये नहीं लिखेंगे आई थिंक दैट ही विल कम, आप सिर्फ लिखेंगे आई थिंक ही विल कम। अब रूल नंबर 12 है कंजंक्शन ऑफ सपोजिशन के बारे में। अब है आपका रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कहता है ये समझिए। ये रूल नंबर 12 जो है ये आपका है कंजंक्शन ऑफ सपोजिशन के लिए। ये कहता है दो, ऑल्दो, इवन, इफ, हाउएवर, व्हाटएवर, फॉर, और इत्यादि। ये ऐसे कंजंक्शन हैं जिनका अर्थ होता है यद्यपि, तथापि, यद्यपि या फिर तथापि। में से भी यद्यपि का बोध होता है तथा इसके साथ बट का भी प्रयोग किया जाता है। दो के साथ सदैव येट का प्रयोग किया जाता है। येट के स्थान पर कभी कभी सेमीकोलन से भी काम चलाया जा सकता है। जैसे हाँ, तो देखिए सेंटेंस है हमारा इसमें, ही मे बी रिच बट ही इज़ काइंड, दो ही इज़ रिच येट ही इज़ काइंड। क्लियर। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि येट के लिए हम सेमीकोलन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं दो ही इज़ रिच येट ही इज़ काइंड, तो येट को आप हटा के सेमीकोलन लगा सकते हैं। दो ही इज़ रिच सेमीकोलन और ही इज़ काइंड। क्लियर। अब है हमारा रूल नंबर 13 जो कि है कंजंक्शन ऑफ कंडीशन से। कौन कौन से इसमें आते हैं आइए देखते हैं। इफ़, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, सपोजिंग दैट इत्यादि कंजंक्शन से कार्य होने की शर्त का बोध होता है। ऐसे वाक्यों में प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस आता है तथा शर्त बताने वाले क्लॉज प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वुड नॉट सक्सीड। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। अब हमारा है रूल नंबर 15, रूल नंबर 14 क्या आ गया, रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 है एज क्लॉज और इस पोजीशन के बारे में। यदि दो क्लॉज में बटे हुए वाक्य में एक क्लॉज एज से शुरू होता है और
तो एस से शुरू होने वाले क्लॉज वाक्य के प्रारंभ में रखना चाहिए तथा दूसरा क्लॉज वाक्य के बाद में रखना चाहिए। जैसे एज आई एम इल आई एम अनेबल टू रीच देयर। क्या कहा? यदि दो क्लॉज में बटे हुए वाक्य में एक क्लॉज एज से शुरू हो जाता है तो एज से शुरू होने वाले क्लॉज वाक्य के प्रारंभ में रखने चाहिए और दूसरा क्लॉज वाक्य के बाद में रखना चाहिए। क्लियर है? अब हम देखते हैं अपना रूल नंबर 15 जो कि है कंजंक्शन ऑफ टाइम के बारे में। क्लियर है? ये कुछ है कंजंक्शन ऑफ टाइम, क्या क्या है देख लीजिए। व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, सिंस। ठीक है, ये सब कंजंक्शंस हैं टाइम के बारे में। अब रूल क्या है वो समझें। प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में रहने पर भी उपरोक्त कंजंक्शन से प्रारंभ होने वाला क्लॉज प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। आफ्टर के बाद केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपका एग्जाम्पल है, देखिए आई विल कम व्हेन यू कम बैक। ठीक है, तो कंजंक्शन से प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में रहने पर भी उपरोक्त कंजंक्शन से प्रारंभ होने वाले क्लॉज किसमें होते हैं? प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। फिर देखिए अगला क्या है, इसी में एक पॉइंट क्या है, आई विल गिव यू, एक मिनट पेंसिल ले लें। आई विल गिव यू मनी एज सून एज यू नीड इट। आई विल गो होम आफ्टर श्याम हैज़ कम बैक। अब जानते हैं व्हेन और वाइल के बारे में। व्हेन का अर्थ होता है जब, वाइल का अर्थ होता है जब तक। व्हेन का प्रयोग तब होता है जब एक कार्य समाप्त होने पर दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, जबकि वाइल का प्रयोग तब होता है जब दो कार्य एक साथ जारी रहते हैं। जैसे देखिए, वाइल आई राइट शी सिट्स बिहाइंड बाई मी। आई सॉ अ स्नेक व्हेन आई अवोक। तो देखिए व्हेन कब हुआ? जब कोई पर्टिकुलर चीज़ हुई, लेकिन वाइल कब है? जब दोनों चीज़ें साथ में चल रही, मतलब जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक वो मेरे बगल में बैठी हुई है, दोनों काम बराबर पे चल रहे हैं। फिर आता है सिंस। कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त होने पर सिंस से दो प्रकार के अर्थ निकलते हैं। पहला कारण यानी कॉज। इस रूप में सिंस का अर्थ होता है क्योंकि या बिकॉज। जैसे सिंस यू आर इल यू शुड नॉट कम, मतलब क्या हुआ? क्योंकि तुम बीमार हो तो तुम्हें नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सिंस के और यूज जानते हैं। दूसरा आपका सिंस का प्रयोग होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। कैसे? देखिए, इस रूप में सिंस का अर्थ होता है जब से, जैसे फ्रॉम द टाइम व्हेन, या उस समय से। इस अर्थ में सिंस का प्रयोग करते समय निम्न नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला नियम क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, प्रिंसिपल क्लॉज में समय सूचक शब्द का प्रयोग करना चाहिए जिससे पीरियड ऑफ टाइम का बोध हो। और तीसरा रूल है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, तीसरा रूल इसी में है कि सिंस क्लॉज में पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण देख लीजिए, 3 years have passed since I joined the service. 8 years have passed since I leave this place. इट से शुरू होने वाले क्लॉज में सिंस का प्रयोग इस प्रकार होता है, इट इज़ अ ईयर सिंस दे मैरिड। यहाँ पर इस के बदले वॉज हैज़ बीन का प्रयोग क्या होता है? अशुद्ध होगा। क्या होगा? अशुद्ध होगा। अगर इट से आपका सेंटेंस है तो वहाँ पे वॉज या हैज़ बीन का प्रयोग क्या होगा? अशुद्ध होगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने कंजंक्शन और कंजंक्शन से रिलेटेड रूल्स को जाना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट से अपने सुझाव सजेशन दें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।